की ओर से प्रारंभ की गई इस नई प्लेलिस्ट के इस नए विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब इस कक्षा में इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस में हम राजस्थान पुलिस के सिलेबस में जो की है अभी वर्तमान में, तो वही सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान पुलिस और सिर्फ उसी के सिलेबस में है, बिल्कुल नया चैप्टर है और वो है महिला एवं बाल अपराध रोकथाम निवारण अधिनियम और इससे संबंधित सभी प्रावधान, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल नया चैप्टर है, इसलिए ध्यान से पूरा जो भी वीडियो है देखना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो मान रहे हैं कि ये नया सिलेबस शायद नहीं होना चाहिए, उनके लिए माइनस पॉइंट हो गया। बाकी सब तो जीके तो कई सालों से पढ़ रहे हैं, तैयारी चल रही है वगैरह, लेकिन ये मैं बता दूं ये 10 क्वेश्चन आएंगे इसके और सबसे इजी होंगे और ये जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए ये प्लस पॉइंट होगा, मैं ये वादा करता हूँ। देखिए, और ये एक वीडियो देखते ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, इस एक ही वीडियो में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो कैसे, अब वो देखें। सबसे पहले तो हम आज के इस वीडियो में करेंगे आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में करेंगे, क्या है आईपीसी, क्या है सीआरपीसी, वो सब समझेंगे, क्योंकि ये अभी समझना जरूरी है। जैसे सभी महिलाओं से संबंधित कोई भी अपराध हुआ, बालकों से संबंधित कोई भी अपराध हुआ, जैसे कि दहेज से संबंधित है दहेज अधिनियम में कि दहेज लेने देने पर या कोई भी प्रताड़ना करने पर कौन सी धारा लगेगी, तो वो कौन सी, आईपीसी की इतनी धारा के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया, आईपीसी की ये धारा, ये सजा वगैरह बार बार आएगी, ताकि अब कोई समस्या नहीं हो आगे के वीडियोस में। इसलिए ये इसी वीडियो में क्लियर करना जरूरी है, ताकि आगे बार बार ये वर्ड आएंगे तो ये आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आज इस एक ही वीडियो में क्लियर कर लेंगे दोनों के बारे में, जो भी इनकी रूपरेखा है वो करेंगे। अब ये भी देख लेना, मैं शुरुआत में बता दूं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि इस जो सब्जेक्ट है ये, इसमें जितना मैं लिखूंगा उससे ज़्यादा समझाना है, समझने लायक है ये पॉइंट। तथ्य जितने हैं 50% तथ्य है और 50% आपको याद रखना है। और अगर इस तरीके से चलेंगे हम, लगभग 30 से 40 दिन के बीच में ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अपना, 30 से 40 वीडियोस बनेंगे इतने ही। तो अगर ये कंटिन्यू लास्ट तक है तो 10 में से 10 करेक्ट होने के पूरे चांस रहेंगे आपके। और ये कंप्लीट करने के बाद मैं पहले ही आपको ये बता दूं, ये सब्जेक्ट कंप्लीट होते ही अगले 30-40 दिन में, उसके बाद में 2 दिन का गैप रखकर एक होगा अपना लाइव टेस्ट। लाइव टेस्ट किस तरह से, मतलब यूट्यूब पर ही ऑनलाइन आऊँगा मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, वो प्रश्न लेके आऊँगा और आप लाइव चैट के दौरान लाइव ही उनका आंसर देंगे, ये सब्जेक्ट पूरा होने के बाद में। और मुझे पूरा यकीन है कि आप इतने कॉन्फिडेंस होंगे कि आप उनके आंसर हाथों हाथ देंगे और आपको आंसर देने में भी मजा आएगा और प्रश्न पूछने में मुझे भी मजा आएगा। तो देखते हैं, वो बाद में लेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं पूरा आईपीसी और सीआरपीसी। इसमें देखो, सबसे पहले करते हैं आईपीसी के बारे में। क्या है ये आईपीसी? मतलब इसका अर्थ होता है, फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, इसका अर्थ है भारतीय दंड संहिता। इंडियन भारतीय, ये तो पता ही है आपको। पेनल का अर्थ होता है दंड या सजा, पेनल से पेनल्टी बनती है, ये आपने सुना होगा, पेनल्टी यानी सजा या दंड, तो वही है पेनल। और कोड एक वो रीजनिंग में होता है, कोड वर्ड, कोड भाषा, वो भी है सांकेतिक भाषा, वो अर्थ भी निकलता है। और कोड का एक अर्थ होता है क्रमबद्ध तरीके से रखे गए नियम, नियमावली कह सकते हैं इसको, और उससे शुद्ध हिंदी में कहते हैं संहिता। तो भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी। अब सबसे पहले तो आईपीसी के जनक कौन है, मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, इसके बारे में ध्यान रखना, और जो आने लायक है, ज्यादा डीपली भी जरूरी नहीं है, लेकिन ऊपर से ये आईपीसी के बारे में थोड़ी सी रूपरेखा हमें जाननी जरूरी है, क्या है वो सब। तो आईपीसी के जनक लॉर्ड मैकाले, ध्यान रख लेना। ये आईपीसी के जनक कौन है, लॉर्ड मैकाले। इन्होंने, अब क्यों कहा जाता है
किस तरह से स्थापना हुई आईपीसी की, वो सब पॉइंट देखना आप एक एक। देखो, सबसे पहले भारत का प्रथम विधि आयोग कब बना था? भारत का प्रथम विधि आयोग, भारत का प्रथम विधि आयोग कब बना? वो बना था 1835 में, सॉरी 1835 में बना था। अब ये किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित, अब वर्तमान में कौन सा चल रहा है पता होगा आपको ये? तो वर्तमान में चल रहा है 22वां, अभी इसी वर्ष फरवरी 2020 में ही ये घोषणा हुई है, लेकिन अभी नियुक्तियां नहीं हुई है। 21वां है, वो बलबीर सिंह चौहान विधि आयोग के अध्यक्ष, सुना होगा आपने, वो 21वें के और 22वें के अभी घोषणा नहीं हुई है, तो देखेंगे। तो ये पहले के हैं, लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष है और 1835 में है। ये चीजें ध्यान रखना आप, इससे समझिए। चलो, ये हो गया। अब विधि आयोग का गठन हो गया, तो उसका आईपीसी से क्या मतलब हुआ? तो मतलब यह है, इसी विधि आयोग ने, जो ये प्रथम विधि आयोग है, इसी विधि आयोग ने 1856 में एक अधिनियम पेश किया, अधिनियम पेश किया, सिर्फ प्रस्तुत किया है, ध्यान रखना। और वो अधिनियम कौन सा था? वो अधिनियम था विभिन्न अपराधों के लिए सजा का निर्धारण करना। किस प्रकार का अपराध है तो उसके लिए कितनी सजा तक है, जो कि आईपीसी में वर्णित है, और ये आईपीसी वाला ही। इसीलिए इसी विधि आयोग ने 1856 में अधिनियम पेश किया सिर्फ। अब कब ये अधिनियम लागू हुआ, कब क्रियान्वित हुआ, वो देखते हैं पहले। तो ये अधिनियम 6 अक्टूबर 1860 को लागू हो गया। कब? 6 अक्टूबर 1860 को यह अधिनियम लागू हो गया। यहां तक ठीक है। अब 1 जनवरी, ध्यान रखना ये भी, 1 जनवरी 1862 से पूरे देश में यह क्रियान्वित हुआ। क्रियान्वित हुआ कब? 1 जनवरी 1862 को। तो ये हो गया। तो फाइनल क्रियान्वित हुई 1862 में, लेकिन लागू हुआ था 1860 में। ये तीनों डेट ध्यान रखना। और ये शब्द भी, लागू शब्द आता है तो ही ये करना है, क्रियान्वित आता है तो ये, और सिर्फ पेश करने का आता है तो 1856। और वैसे ये अधिनियम संख्या कौन सा था? यह अधिनियम क्रमांक 45 ये था अधिनियम, जो कि आईपीसी के गठन के बारे में था, कि आईपीसी का गठन किया जाए। तो ये है आईपीसी के गठन की कहानी। अब ये तो हो गया। अब हमें बताना है कि आईपीसी में कितने भाग होते हैं, कितनी धाराएं होती है। जैसे संविधान के भाग और धाराएं हैं, अलग अलग अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद धाराएं हुई, तो वैसे ही आईपीसी में कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, इस तरह से करना है हमें। तो ये देखो, आईपीसी में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं धाराओं के बारे में हमें आगे पढ़ना है। आईपीसी में कुल 23 अध्याय और 511 धाराएं। ये देखो, 23 अध्याय, 511 धाराएं। अब हमें ये सभी धाराएं नहीं पढ़नी है, ये सभी अध्याय नहीं पढ़ने हैं। अब जैसे हम शुरू करेंगे, पहले करेंगे जैसे महिला अपराध से संबंधित, और कितनी सजा है, कौन सा अनुच्छेद, कौन सी धारा लगेगी, कौन सा अध्याय होगा, किस अपराध से संबंधित, वो हम पढ़ेंगे। फिर बाल अपराध है, उससे संबंधित पढ़ेंगे। तो महिलाओं और बालकों से संबंधित जो अध्याय और जो धाराएं हैं वो हम पढ़ेंगे आगे। बस ये ध्यान रखना। टोटल कितने हैं वो इस प्रकार से है। अब देखिए, कुछ एक और उधर कर लेते हैं, यहां पर सही रहेगा। ये तो ठीक है, कर दिया। अब कहां पर आईपीसी लागू नहीं होती है, कहां पर होती है, वो देखना।
मैं कुछ एक पॉइंट्स बता रहा हूं, उनके अलावा पूरे भारत में आईपीसी लागू है। सबसे पहला पॉइंट जो अभी तक लागू नहीं है वो है भारतीय सेना पर आईपीसी लागू नहीं है। ये ध्यान रखें, भारतीय सेना पर आईपीसी की ये धाराएं लागू नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? क्योंकि आर्मी का खुद का अलग कानून है। जैसे कोर्ट मार्शल होता है, वो आपने देखा होगा, सुना होगा कई बार, तो वो क्या है? आर्मी का कोर्ट है, यानी आर्मी का अलग ही पूरा न्यायालय वगैरह पूरा सिस्टम है इस कारण से। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जैसे कोई भी फौजी साहब है और वो आए हैं छुट्टी पर और आते ही कुटाकुटी करने लगे, लड़ाई झगड़ा कर दिया, अगर ऐसा कोई सिस्टम हो गया, कोई भी अपराध हुआ उनसे, तो क्या उन पे आईपीसी की धारा लागू नहीं होगी? बिल्कुल होगी। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि साथ साथ में रीजनिंग लगाई जा सकती है, इस तरह से तर्क शक्ति भी इसमें काम आ सकती है। तो इस जो अभी उदाहरण बताया मैंने, क्या और लास्ट में आ जाए, क्या इस स्थिति में आईपीसी की धाराएं लागू होगी या नहीं होगी? आंशिक रूप से होगी, बिल्कुल नहीं होगी, इस टाइप का भी प्रश्न आ सकता है। तो ध्यान रखना, बिल्कुल लागू होगी ऐसे में, क्योंकि वो ड्यूटी पर नहीं है, वो ड्यूटी पर नहीं है, यहां पर एक आम नागरिक के रूप में है, तब उस पर आईपीसी की धाराएं लागू होगी। लेकिन वर्दी पहनने के बाद और ड्यूटी पर ज्वाइन होने के बाद, यानी ऑन ड्यूटी, वह एक साधारण नागरिक नहीं होता है, वह भारतीय सेना का एक हिस्सा है और भारतीय सेना पर आईपीसी लागू नहीं होती है किसी भी स्थिति में। ये देख लेना क्लियर। ऑफ ड्यूटी होने पर जरूर लागू होगी उसमें। ये हो गया भारतीय सेना पर। और किस स्थिति में है तो वो देखो, एक गोवा, दमन व दीव, पांडिचेरी, यहां पर 1 अक्टूबर 1863 को आईपीसी लागू हुई थी। मतलब बाकी पूरे देश में कब होगी? यहां पर लागू 6 अक्टूबर 1860 को ही होगी, लेकिन 1 अक्टूबर 1863 को हुई थी गोवा, दमन दीव व पांडिचेरी, इन तीनों में। अब एक और था जो उस समय तक भी लागू नहीं हो पाई, और वो था जम्मू कश्मीर। वहां पर क्या है, कब है वो देखो। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को, और वो भी क्यों? आपने सुना होगा धारा 370 और 35A, धारा 370 और 35A, ये दोनों क्या हो गई? हट गई, यानी हटने के बाद लागू। पहले आईपीसी नहीं चलती थी यहां पर, पहले यहां पर आरपीसी चलती थी। तो ये भी पॉइंट देख लेना, पूर्व में जम्मू कश्मीर में आरपीसी लागू थी। आरपीसी मतलब रणवीर पैनल कोड। देखो यहां पर इंडियन पैनल कोड आईपीसी, और आई की जगह आ रहा है, यानी रणवीर पैनल कोड, ये था आईपीसी। तो आईपीसी से संबंधित ये हो गया। अब आईपीसी से संबंधित और जो पढ़ना है वो है बस इनमें से जो महिला एवं बालकों से संबंधित, इनके विरुद्ध होने वाले अपराधों के खिलाफ जो धाराएं हैं, वो धाराएं और अध्याय पढ़ने हैं, जो कि उस, जैसे इस तरह से मैं लिखवा दूं तो याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको सेपरेटली, जैसे बाल श्रम, बालकों के ऊपर अत्याचार किया जाता है तो कौन सी धारा होगी, दहेज से संबंधित कौन सी होगी, प्रताड़ना से संबंधित कौन सी होगी, अलग अलग सब करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन वो विशेष जो अपराध होगा उस अपराध के साथ में लिखवाऊंगा मैं। हो गया? तो ये एक बार नोट कर लें, फिर करते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या है, किससे संबंधित है, वो ध्यान से समझना। यह है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर।
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब ये तो हो गया, लेकिन सीआरपीसी यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है फुल फॉर्म, जैसे आईपीसी में मिल रही थी इंडियन पेनल कोड, मिल नहीं रही है। तो देख, क्योंकि एग्जाम ऑप्शन ये आएगा जानबूझ के घुमा फिरा के कि सीआरपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, और कि हाँ यहाँ तो सी ढूंढेंगे, ठीक है सी मिल गया, आर है ही नहीं, ये तो हो गई नहीं, खत्म बात, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। लेकिन यही है, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे सी और आर मैंने यहाँ पे दोनों कैपिटल लिख दिए, फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब देखें, क्रिमिनल प्रोसीजर, ये हो गया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, क्लियर है, जिसे कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। अब ये इसका क्या काम है, क्या है ये, तो देखो आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल, और पुलिस में जाने के बाद में सबसे ज्यादा उपयोगी यही है, ये एक तरह से ग्रंथ है आपका, और इसी से आगे की प्रक्रिया होगी पूरी ड्यूटी पर रहते हुए, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब कैसे क्यों, तो वो देखो, ये एक मैं उदाहरण सहित बता रहा हूं आपको। आईपीसी और सीआरपीसी में फर्क, आईपीसी और सीआरपीसी दोनों में क्या फर्क है वो समझा रहा हूं। देखो, जैसे कोई अपराध हुआ, किसी भी प्रकार का अपराध हुआ, तो इसमें लड़ाई झगड़ा, उदाहरण के लिए दो गुट है भिड़ गए, दो लड़के भिड़ गए और एक ने दूसरे को कूट दिया। अब हुआ क्या आगे वो देखो, जैसे ही अपराध हुआ कहां पर जाएंगे, थाने में एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर किस हिसाब से होगी, आईपीसी की इतनी धारा के तहत, ये हो गया कि इस धारा के तहत शांति भंग के रूप में के कारण इन्हें कोई भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। तो सबसे पहले जब अपराध होगा तो कौन सा काम आएगा, आईपीसी की धारा काम आएगी। हो गई क्लियर पहले, ये तो अपराध होने पर। अब अपराध और अंत में होती है सजा, और सजा होती है आईपीसी के तहत, आईपीसी की इस धारा के तहत सजा, ये है। अब इनके मध्य जो जांच प्रक्रिया है, ये ध्यान रखना आप, इनके मध्य जो जांच प्रक्रिया है वो काम है सीआरपीसी का। पूरी जांच प्रक्रिया सीआरपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत होगी। अब जैसे झगड़ा हुआ, उसके बाद में दोनों पक्षों को विभिन्न रूप से पूछताछ होगी उनसे, और दोनों ओर से निष्कर्ष निकालने के बाद में जो जांच प्रक्रिया के बाद में अंतिम रिपोर्ट होगी वो सीआरपीसी के आधार पर होगी। और फिर हाईकोर्ट का जज का काम है, ये फिर जज का काम सीआरपीसी से कोई मतलब नहीं, जज का काम है आईपीसी की इस धारा के तहत सजा। आगे बात समझ में, तो ये मध्य की जांच प्रक्रिया है विभिन्न, वो सीआरपीसी के तहत है। अब देखो एक चीज और, सीआरपीसी के अंतर्गत दो प्रकार की जांच प्रक्रियाएं हैं, अब ये जांच प्रक्रिया जाने उससे पहले सीआरपीसी के गठन के बारे में देख लेना। एक पॉइंट यहां पर कि ये कौन सा अधिनियम था, 1973 में अधिनियम पेश हुआ, अधिनियम पेश किया गया, और 1 अप्रैल, ये ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1974 को लागू, सीआरपीसी के गठन के लिए, सीआरपीसी के गठन के लिए 1973 में अधिनियम पेश हुआ, और 1 अप्रैल, ये डेट ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1974 को ये अधिनियम लागू हो गया, जिसके तहत सीआरपीसी का गठन हो गया। अब बात करते हैं जांच प्रक्रियाएं। दो प्रकार की जांच प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया है वो है पीड़ित से संबंधित, और दूसरी है आरोपी से संबंधित। अब ये कैसे देखो, पीड़ित के पक्ष में
उससे संबंधित जैसे कोई भी घटना हुई तो उसके बाद में सबसे पहले तो पीड़ित के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाएगी। वो किस तरह का व्यक्ति है, उसका बैकग्राउंड कैसा है और वास्तव में वो खुद बेगुनाह है कि नहीं, और उसके बाद में आरोपी का बैकग्राउंड कैसा है। फिर उसके बाद में ये तय किया जाएगा और उसके आधार पर ही जांच आगे बढ़ाई जाएगी। तो दोनों तरफ से जांच बढ़ेगी और दोनों तरफ से बढ़ते बढ़ते जिसका नेगेटिव रिपोर्ट आएगी उस पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। पीड़ित अगर कई बार झूठी रिपोर्ट भी हो जाती है तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है कि पहले भी इस तरह की झूठी रिपोर्ट्स वगैरह ऐसे मामले आए हैं क्या, कैसा व्यवहार है उसका सबके साथ में, वो देखा जाएगा। अगर उसका व्यवहार ही पहले से ही खराब है और ऐसी रिपोर्ट्स वो और भी कर चुका है तो मतलब चांस 99% रहेगा कि हो सकता है ये भी झूठा ही हो। तब और आरोपी के बारे में, क्या वो क्रिमिनल है या बिल्कुल ही निर्दोष है, पहले से पूरा बैकग्राउंड वगैरह ये पता किया जाएगा। उसके बाद में प्रक्रिया आगे बढ़ते बढ़ते फाइनल एक निष्कर्ष पर निकल जाती है कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है, क्या है, और ये जांच प्रक्रिया पूरी। तो ये है किसके अंतर्गत, सीआरपीसी के अंतर्गत। अगली बात समझ में, आईपीसी और सीआरपीसी में क्या फर्क है। आईपीसी वो जज फाइनल फैसला करेगा सजा उसमें है, सीआरपीसी पुलिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आईपीसी भी है और सीआरपीसी तो बहुत ज्यादा जरूरी क्योंकि पूरी जांच प्रक्रिया इनमें ही है। ये हो गया। अब कि सीआरपीसी में धाराएं कितनी है उसमें तो बता दी कि 23 अध्याय है और 511 धाराएं हैं। सीआरपीसी में कितनी है, तो सीआरपीसी में भी वही है, 23 अध्याय और 511 धाराएं वही है। क्यों, क्योंकि वही जैसे कि इसमें जिस धारा के तहत आईपीसी की जिस धारा के तहत जो अपराध हुआ है उसी धारा में सीआरपीसी के अंतर्गत जांच प्रक्रिया सम्मिलित है। आई बात समझ में। तो यह है आईपीसी और सीआरपीसी में वही धाराएं हैं और वही अध्याय है, अलग से कुछ नहीं। बाकी ये सीआरपीसी के बारे में यही है पॉइंट्स, एक तो ये नोट करें पहले। तो इस तरह से दोस्तों ये आईपीसी और सीआरपीसी तो हो चुका है कंप्लीट। इसके बारे में इतना सा ध्यान है, बहुत है। इसके अलावा जो भी धाराएं वगैरह याद रखनी है वो सिर्फ महिला एवं बाल अपराधों से संबंधित रखनी है, जो कि हम कल से शुरू करेंगे। कल पहले करेंगे जैसे महिला एवं बाल अपराध दोनों से संबंधित अपने सिलेबस में है। तो सबसे पहले महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध है उन अपराधों से के बारे में कंप्लीट करके उनके निवारण के लिए कौन से अधिनियम बने हुए हैं उन अधिनियमों को एक एक करके कंप्लीट करेंगे और ये होने के बाद में बालकों से संबंधित कर लेंगे। तो ये कल करेंगे हम महिला अपराधों से संबंधित, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध उत्पीड़न उनके निवारण अधिनियम कौन से हैं, कौन से प्रावधान हैं, वो सब पढ़ेंगे। ये पहला वीडियो है। अब आपको एक बताना जरूर है आपको कि आपको ये पहला वीडियो कैसा लगा, क्योंकि उसी के आधार पर तय होगा आगे की अपनी रणनीति। और 30-40 दिन में वो तो मैं करवाऊंगा ही पूरा, ये तो कंप्लीट। और राजस्थान पुलिस, अब देखो आपको इस वर्दी को प्राप्त करने के लिए 2 महीने रहे हैं, पूरे लग जाएं। इसमें मेरी जितनी कोशिश हो सकती है कर रहा हूं मैं। और एक तो करंट जीके की क्लास चली रही है, सप्ताह में 1-2 गैप के अलावा रेगुलर रहेगी वो। राजस्थान ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, वो देख लेना। 15-20 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से बाहर नहीं जाएंगे, ये कोशिश है पूरी मेरी। इसमें रही बात, तो ये तो 10 में से 10 की कोशिश चल रही है, बस आप और कितना कर पाते हैं साथ में वो देखना है आप। अब मेगा टेस्ट है वो होगा संडे को, और उससे पहले मैं ग्रुप में अपडेट दे दूंगा। वो अपना टेलीग्राम ग्रुप वगैरह उसमें ज्वाइन हो जाना आप। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक इस चैनल को ज़्यादा फैला देना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला देना, ताकि जितना ज़्यादा जुड़ेंगे और मज़ा आएगा पढ़ने का। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।